Go ahead, Sanjay. तो ऐसा। Yeah. अच्छा, हेलो एवरीबॉडी, सबको नमस्ते। थैंक यू ये हिमालयन रेप्टाइल्स पे सेशन ज्वाइन करने के लिए। मैं सबको इतना बता सकता हूँ कि ये पहला टॉक है इस सीरीज में, और हमारे पास 24 महीने के टॉपिक्स हैं। हम हर महीने एक करेंगे, और हमने एक पोल किया था लोगों से पूछने के लिए कि कौन सा सब्जेक्ट हमको चुनना चाहिए, एंड नंबर 1 उस पे जो आया था वो बेसिकली रेप्टाइल्स पे आया। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं आज के स्पीकर को इंट्रोड्यूस करूं। अभिजीत दास, डॉक्टर अभिजीत दास वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट इंडिया में हैं, और बेसिकली वेल नोन हर्पेटोलॉजिस्ट हैं। उनका मेन काम जो है बेसिकली रेप्टाइल्स पे है, स्नेक्स, लिजर्ड्स वगैरह, मॉर्फोलॉजी, कंजर्वेशन, सिस्टमैटिक्स पे काम करते हैं। पर वो तो मतलब आई वुड से लिखित है। मैं उनको ऑलमोस्ट 10-12 साल से जा चुका हूँ, और मेरा ये मैं क्या अच्छा फॉर्चून है कि मैं उनके साथ एटलीस्ट फ्यू फील्ड ट्रिप्स के लिए गया हूँ। और आई थिंक मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि हिमालय क्षेत्र में अभिजीत से कोई भी अच्छा फील्ड बायोलॉजिस्ट शायद नहीं होगा। आप उनके साथ अगर फील्ड में जाओगे तो कुछ भी दिखेगा पहले उनको दिखेगा, और आइडेंटिफिकेशन में, बिहेवियर में देखने के लिए आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट फील्ड हर्पेटोलॉजिस्ट इन द हिमालयन रीजन। और अभी वेस्टर्न हिमालयाज में है, पर उनका नॉर्थ ईस्ट में, वो बेसिकली असम से ही है, और उनका बहुत अनुभव है नॉर्थ ईस्ट में। इसी के साथ मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अभिजीत, ओवर टू यू, एंड प्लीज़ हमको बताइए हिमालयन रेप्टाइल्स के बारे में। थैंक यू संजय। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए। और मेरा भी ये फॉर्चून है कि मैं आपके साथ फील्ड में गया, और आप दिन में काम करते थे और मैं रात में। उसके बाद आपने रात में भी काम करना शुरू कर दिया, दैट इज ऑन मॉथ्स। तो ठीक है, दिन रात आप काम करते हैं, मैं सिर्फ रात में करता हूँ। और आज ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिला है सबसे हिमालय के रेप्टाइल्स, जो सरीसृप हम बोलते हैं हिंदी में, उनके बारे में बात करने के लिए। सो शुरू करते हैं आज का विषय। आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन होगा लिख के रखिएगा, बाद में क्वेश्चन करेंगे। 1 घंटा का टाइम है, सो आई ट्राई टू फिनिश बिफोर दैट। ये जो हिमालय हमारा है, आप लोग सबको पता होगा, ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मतलब यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु मिलते हैं। और इंडिया में जो हिमालय है वो 2 भागों में बटा हुआ है। इसको एक भाग को बोलते हैं वेस्टर्न हिमालय, और एक भाग को बोलते हैं ईस्टर्न हिमालय, जो आपका सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के पार्ट है। और वेस्टर्न हिमालय आपके जम्मू कश्मीर से होते हुए, हिमाचल के होते हुए हमारे उत्तराखंड तक फैला हुआ है। और ये दोनों हिमालय में एक डिफरेंस है, जो एक डिफरेंस जो है वो रेनफॉल का मेनली है। ईस्टर्न हिमालय जो अरुणाचल के भाग है वहां पे बहुत ज्यादा बारिश, और वेस्टर्न हिमालय जो उत्तराखंड से लेके कश्मीर तक है उसमें इतना ज्यादा बारिश नहीं होता है। ये बारिश की वजह से ह्यूमिडिटी जो है, जो तापमान और ह्यूमिडिटी, ये दोनों का डिफरेंस होता है, और इसी की वजह से डाइवर्सिटी, जो विविधता है जानवरों का, वो दोनों जगह में अलग अलग है। तो हम लोग अब आज सरीसृप के बारे में जो बात करेंगे, उसमें आप लोग को पता है सरीसृप मतलब क्रोकोडाइल्स, या जो मगरमच्छ जैसे जानवर, कछुए जैसे प्राणी। सरीसृप में हमारे छिपकली जैसे प्राणी भी आते हैं, और सबसे जो फेमस सरीसृप जो है उसको हम स्नेक्स बोलते हैं। तो ये जो सरीसृप जो है उनको हम डिफाइन कैसे करें, उनको कैसे बोले कि उनका मेन कैरेक्टर क्या है उनका। ये जो है, उनकी जो बॉडी है वो शल्क से ढका हुआ होता है।
शल्क मतलब स्केल्स, उनके बॉडी पूरा शल्क से ढका हुआ है। जैसे बर्ड्स या चिड़िया में जो है उनकी बॉडी फेदर्स से ढका हुआ होता है, और रेप्टाइल्स में वो शल्क से ढका हुआ आता है। और वो जितना सरीसृप प्राणी है वो बाहर की ताप के ऊपर निर्भर करते हैं, इसीलिए वो दिन में चले आते हैं, आके धूप सेकते हैं, या रात में जो निकलता है जो सरीसृप वो गर्म उष्ण सरफेस में आ जाता है, जैसे रास्ते में, जैसे ब्लैक टॉपिंग मेटल रोड जो है उसमें आ जाता है उसका हीट लेने के लिए। तो बेसिकली उनको हीट चाहिए अपने बॉडी को नियंत्रित करने के लिए। तो ये जो मेन दो कैरेक्टर है, बहुत सारे सरीसृप अंडे देते हैं और बहुत सारे सरीसृप से है वो डायरेक्ट बच्चे भी पैदा करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि हिमालय की जो नदियां है उसमें दो तरह के मगरमच्छ है, हम वो एक घड़ियाल है और एक मगर है। वो तो पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए हम क्रोकोडाइल्स के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग शुरू करते हैं टर्टल्स से। तो इसके पहले हम ये बोल देते हैं कि मेन जो हमारा टारगेट होगा जो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए, वो हम उनकी शल्क या स्केल्स को देख के ही हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। और ये जो शल्क होता है वो बहुत तरह का होता है। जैसे एक तरह का शल्क जो है वो बहुत चिकना होता है, बहुत स्मूथ होता है, हम इंग्लिश में उसको स्मूथ बोलते हैं। बहुत सारे सरीसृपों का जो शल्क होता है वो दानेदार होते हैं, वो इंग्लिश में ग्रेनुलर्स बोलते हैं या वाटी बोलते हैं। बहुत सारे सरीसृप है उनके शल्क जो बहुत ही प्लेन होता है और अगेन चिकना हम बोल सकते हैं। बहुत सारे सरीसृपों का स्केल जो है वो नुकीला हो सकता है, या नुकीला हम उनको बोलते हैं। और कोई कोई सरीसृप जो है उसकी जो शल्क है वो बहुत बड़ा आकार में उसका विवर्तन हो गया है, और वो होके वो उसको स्क्यूड्स बोलते हैं, जो बहुत ही उसको स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रेंथ देता है उसकी बॉडी को। तो जैसे आप कछुआ हो गया, कछुआ के शल्क जो है उसको मॉडिफाई होके वो स्क्यूड्स हो गया, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स का स्केल्स है, और आपको अगर सरीसृप को पहचानना है तो उनके शल्क को देखना पड़ेगा। हिमालय में जैसे हमने देखा कि बहुत तरह का सरीसृपों का प्रजाति मिलता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 130 प्रजातियों की सरीसृपों का अभी तक खोज किया गया है। अभी ये भी हम बोल सकते हैं कि काफी तरह का सरीसृप का अभी भी खोज करना बाकी है। और इसमें 22% 22% स्थानीय है, जिसको हम इंग्लिश में एंडेमिक बोलते हैं। और इसमें एक चीज जो सबसे बड़ा है कि ये जो इतना ज्यादा जो स्पीशीज है उनके बारे में आज तक बहुत ही कम जाना गया है। ऑलमोस्ट 18% सरीसृप जो है हमारे हिमालय के, वो आईयूसीएन जो होता है, आईयूसीएन के डाटा डिफिशिएंट कैटेगरी में आता है। मतलब उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। अम, जो कछुआ प्रजाति के जो सरीसृप हैं उनमें दो प्रकार का मेनली कछुआ प्रजाति के होते हैं। एक को हम बोलते हैं टोर्टोइल्स, जो भूमि कछुए भी बोल सकते हैं हम हिंदी में, क्योंकि वो ज्यादातर जीवन उनकी भूमि में ही चल रेंगते हुए जाता है। वो जंगल में रहते हैं, वो पानी में नहीं रहते। और ये ज्यादातर शाकाहारी होते हैं, लेकिन कभी सड़े गले मांस भी खा सकते हैं। इनके छाले बहुत इनके मोटे होते हैं, जो स्क्यूट्स होते हैं बहुत स्ट्रांग होता है। उनके पिछले कैसे हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक टॉर्टोइस को उनके जो पिछले पैर होता है, वो पिछले पैर जो है वो बिल्कुल हाथी के जैसे, छोटा हाथी का पैर के जैसा लगेगा, लेकिन वो एक एलिफेंटाइन लिम्ब बोलते हैं। और उसके जो अग्रभाग का जो एक पेड़ होता है उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत खुरदरा शल्क होता है। तो ये जमीन में रेंगने वाला कछुआ है, वो पानी में नहीं रह सकता, क्योंकि पानी में रहने के लिए दूसरे टाइप का आपको अंग चाहिए, जैसे स्विमिंग करने वाला आपको पेड़ चाहिए। तो ये है एक पानी में रहने वाला टर्टल या कछुए, जिसका आप देख सकते हैं पेड़ का जो बनाया गया उसको स्विमिंग करने के लिए है। और उनके शेल भी हार्ड शेल होता है, उसका शेल जो है वो काफी हार्ड होता है।
लेकिन सबसे बड़ा जो कछुआ है वो ये इनका अंडा थोड़ा लंबा टाइप का होता है। जो ये हार्ड शेल टर्टल है जो पानी में रहते हैं, और सॉफ्ट शेल जो टर्टल है वो सबसे बड़ा होता है। इसमें आपको शेल्फ दिखाई नहीं देंगे, लेकिन उसकी पीठ, उसकी जो शेल है, उसकी पीठ में उसका जो एक स्किन या एक चमड़े के आवरण होता है, उससे वो ढका हुआ होता है, इसलिए उसको सॉफ्ट शेल टर्टल बोलते हैं। तो हमारे हिमालय में भी बड़े बड़े जो नदी होते हैं उनमें वो मिलता है, और उनके जो स्नाउट है या मुंह के अग्रभाग है वो पिग के जैसा होता है, सुअर के जैसा पॉइंटेड होता है, इसलिए उसको पिग नोज टर्टल्स भी आप बोल सकते हैं। तो मेनली वो सॉफ्ट शेल टर्टल्स है, और इनके अंडा जो होता है वो बहुत राउंड होता है, ऑलमोस्ट पिंग पोंग बॉल के जैसा, और उनके हाथों में तीन बहुत ही बड़ा नाखून होता है, इसलिए उसको फैमिली को ट्रायोनी चीडी बोलते हैं, मीन्स तीन नाखून वाले कछुए। तो इनको सभी इन टर्टल्स को बोलते हैं सॉफ्ट शेल टर्टल्स, और वो बहुत बड़े होते हैं, और इनको बहुत ज्यादा आजकल के दिन में थ्रेट्स है। फिर आप नेक्स्ट ग्रुप ऑफ रेप्टाइल्स में आप हमको हम थोड़ा उनके बारे में बोलेंगे। ये है लिजर्ड्स या छिपकलियां। तो ये बहुत तरह का होता है, हमारे घर में जो दिखते हैं वो छिपकलियां या लिजर्ड जो है वो मेनली आपको आइदर जो है, कुछ छिपकलियां है कि वो चढ़ने वाले या हमारे वॉल्स में चिपकने वाले होते हैं, या बहुत सारे छिपकलियां हैं जो जंगल में भी रहते हैं, जो वैसे चढ़ नहीं पाते या चिपक नहीं पाते, क्योंकि उनकी पैरों का जो गठन है वो बिल्कुल अलग है। जो चिपकने वाले जो छिपकलियां हैं उनकी पैरों का गठन आप देख सकते हैं कि उनकी उंगली के नीचे बहुत ही चपटा डिस्क होता है। डिस्क मीन्स एक लेमिली, उसको आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो टूथब्रश जैसा लगेगा, उसी से वो लोग चिपक सकते हैं। लेकिन बहुत सारे जो चिपकलियां जो जंगल में मिलते हैं, जो पत्थरों में मिलते हैं, उसमें ये चिपकने वाले जो अंग है उंगलियों में वो नहीं होता है। तो इनको बोलते हैं मुड़े हुए पंजे वाले चिपकलियां, जो पहाड़ों में मिलता है, जो पत्थरों में मिलता है। लेकिन बहुत सारे चिपकले जो घर में मिलता है उनके पैरों में ये डिस्क होता है। तो ये चिपकलियों को अगर आइडेंटिफाई करना है तो आपको ये डिस्क को, उनके जो पेड़ के जो नीचे का भाग है उसको आपको देखना पड़ेगा। काफी सारे जो लिजर्ड्स हैं, उसमें एक लिजर्ड हम बहुत उनको देखते हैं चारों तरफ, वो उनको बोलते हैं कैलोटिस। तो कैलोटिस जो स्पीशीज है उनको, उनका जो मेन कैरेक्टर है कि उनकी जो बॉडी में जो शेल्फ है या जो स्केल्स है वो बिल्कुल इक्वल साइज का है, समान आकार के शेल्फ होता है, और इसी को देख के हम बता सकते हैं कि ये एगामिड लिजर्ड में कैलोटिस है। और एगामिड लिजर्ड जो ये पूरा ग्रुप का जो लिजर्ड है, इनको हम देख कैसे पहचान सकते हैं कि ये इनके शरीर में बहुत अलंकृत जैसे शल्क होते हैं, और इनका शरीर जो है वो संकुचित होते हैं। और इनको हम काफी जगह में देख सकते हैं, जैसे हमारे घरों के चारों ओर भी देख सकते हैं या जंगल में भी देख सकते हैं, लेकिन उनकी जो फैमिली है उसको एगामिडी बोलते हैं, और उनका जो मेन कैरेक्टर है उनका बॉडी का स्केल इक्वल होता है। लेकिन आपको कुछ दूसरा एगामिड भी उत्तराखंड में आपको दिखाई देगा, कभी कभी आप जंगल में अगर जाएंगे तो ये है, उसकी बॉडी का स्केल जो है वो मिश्रित होते हैं, मिक्स्ड स्केल होता है। ये कैलोटिस के जैसा इक्वल साइज नहीं होता है, ये मिक्स्ड होता है, इसीलिए इसको चापालूरा बोलते हैं। बट उनका फैमिली एक ही है, वो है एगामिडी। फिर एक बहुत बड़ा ग्रुप का जो लिजर्ड आपके पास आपको पहचानना होगा, अगर सरीसृप के बारे में पता करना है, उसको बोलते हैं स्किंक्स। तो इनका शरीर जो है वो चपटा होता है, वो क्योंकि वो पत्थरों के बीच में या पत्तों के बीच में रहते हैं इसलिए चपटा होता है। उनके टेल जो है, पूंछ जो है वो टूट सकता है और फिर से उड़ भी सकता है, वो कीटभक्षी होते हैं। और वो डिम अंडे भी दे सकते हैं या उन लाइव बर्थ भी दे सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा मिलता है फॉरेस्ट फ्लोर या जो
जंगल की जो निचले हिस्सा है, जो फॉरेस्ट का फ्लोर है, उसमें वो बहुत ज्यादा मिलते हैं ये स्किंक्स। और इनका जो शल्क है वो एक दूसरे के ऊपर उठा हुआ होता है और बहुत ही फास्ट दिन में दिखाई देता है, देखने से ही वो भाग जाते हैं। उनके जो शल्क है उसमें आप देखिए बहुत ही खुरदरापन होता है, तो ये देख के हम पता चल चल सकता है कि ये स्किंक कौन से प्रजाति का है। तो आप सिर्फ ये याद रखिएगा कि ये स्किंक्स है, और इसको हम अगर दिन में देखते हैं तो उनको हम पहचान सकते हैं। और ये जो स्किंक है, अगर आप और भी हाई लेवल में उनको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आपको और भी थोड़ा ज्यादा देखना पड़ेगा। जैसे उनकी आंखों का जो पर्दा है उसमें कुछ कुछ स्किंक्स जो है उनमें एक विंडो होता है, एक गैप होता है, जो वो बंद करने के बाद भी जैसे बाहर वो अंदर से देख रहे हैं, जैसे वो हमारा ग्लास होता है, शेड होता है, वैसे होता है। लेकिन दूसरा जो स्किंक्स है उसमें ये करेक्टर नहीं होता, ये उनमें दूसरे जगह में वो स्केल्स जैसा उनका परत होता है, तो ये अच्छे से उन अंदर से नहीं दिखाई देता। जो जो विंडो जैसा होता है जो अंदर से दिखाई देते हैं उनको हिमालयन स्किंक बोलते हैं, जो उत्तराखंड में बहुत ही ज्यादा उनके तादाद में मिलता है ये। और एक ग्रुप का जो चिपकलिया है, जो लिजर्ड ग्रुप का है, वो है मॉनिटर लिजर्ड। तो उसको गो भी बोलते हैं, मॉनिटर बोधिका भी बोलते हैं। हमारे उत्तराखंड में दो तीन तरीके का मॉनिटर लिजर्ड का खोज किया गया है, अभी तक मिला है। उसमें बंगाल मॉनिटर, येलो मॉनिटर, वाटर मॉनिटर का भी रिकॉर्ड है। लेकिन ये जो ये स्पीशीज जो ये काफी बड़ा होता है, कभी कभी देखने में आपको ड्रैगन जैसा भी लोगों को लगता है, जो छोटा ड्रैगन है वैसे रहता है, बड़ा होता है वो। शेड्यूल वन स्पीशीज है, वो हाईली प्रोटेक्टेड स्पीशीज है। इसको भी हम पहचान सकते हैं। सबसे ज्यादा जो मिलता है वो है बंगाल मॉनिटर लिजर्ड। और ये बंगाल मॉनिटर लिजर्ड का जो कैरेक्टर है, उसका जो नॉस्ट्रिल है या नाक के जो छेद है, वो बिल्कुल आई और जो स्नाउट है इसकी बीच में उसका नाक का जो छेद है वो होता है। बाकी जो लिजर्ड है वो नाक का छेद वो मुंह के अग्रभाग में मिलता है। तो यह अगर बिल्कुल मिडिल में हुआ तो उसको आप पहचान सकते हैं कि बंगाल मॉनिटर लिजर्ड करके। फिर आपको एक दूसरे तरह का मिलेगा लिजर्ड, जो काफी लोग उसको मिस आइडेंटिफाई करते हैं, बोलते हैं सांप है करके, क्योंकि उसका हाथ और पैर नहीं होता है। ये लिजर्ड बहुत ही स्पेशल है, इसको ग्लास लिजर्ड बोलते हैं। लेकिन ये लिजर्ड क्यों है, अगर आप देखेंगे बारीकी से तो उसका सबसे जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, जो सांपों के कान का छेद जो है वो नहीं होता है, और लिजर्ड में कानों का छेद होता है। तो ये जो ये है, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कान का छेद देख रहे हैं, तो इसी से हम पता कर सकते हैं कि ये सांप नहीं है, ये लिजर्ड है। तो लिजर्ड, कोई कोई लिजर्ड ऐसा भी है जिसका पैर नहीं होता है लेकिन उसका कान का छेद ऐसे होता है, तो इसको ग्लास लिजर्ड बोलते हैं। इसको अरुणाचल प्रदेश और या पूरा नॉर्थ ईस्ट में काफी जगह में ये मिलता है। अम, फिर हम लोग आते हैं जो सरीसृपों के सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे बड़ा जो एक ग्रुप है, और सबसे जो हमारे लिए इंटरेस्टिंग है वो है सांप। हम सबको इंटरेस्ट होता है कि सांप को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन हमारे पास आता है कि सांप जहरीला है कि नहीं, और उसको हम कैसे पहचान सकते हैं। तो ये इतना इजी क्वेश्चन आंसर नहीं है। सांप को हम देखने से ही जल्दी से ऐसे बोल नहीं सकते कि वो जहरीला है कि नहीं, उसको थोड़ा अच्छे से देखना पड़ेगा। मुझे ये लगता है कि आप थोड़े से अगर मन दे के उसको देखेंगे या कंसंट्रेशन करके उसको, उसका जो बारीकियां है थोड़ा आप एनालिसिस करेंगे, तो आप डेफिनेटली सांप को पहचान सकते हैं। सांप को पहचानने के लिए उसकी आकृति, उसका आचार और वो जो आवास है वो कहाँ पे रहता है, और उसका आदत कैसा है, ये तीन चीज आपको एक साथ में लाना पड़ेगा। उसकी आकृति, आदत एंड आवास, ये तीन चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको अगर सांप को आइडेंटिफाई करना है तो। आपने जो सांप देखा वो कैसा है, वो छोटा है, वो बहुत भारी जैसा दिखता है, वो पतला है,
लंबा है, ये सब चीजें बहुत मैटर करता है। अगर कहीं पे सांप ने किसी को काट भी लिया तो आप अगर सांप को ऐसे डिस्क्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और कुछ चीजें हैं, जैसे ये जो सांप आपने देखा, वो घात लगा के शिकार करता है कि नहीं। आपने जो सांप देखा वो तेज गति से चलता है या धीरे धीरे चलता है। जो आपने सांप देखा वो दैनिक दिन में देखा या रात में देखा। जो सांप आपने देखा वो स्थल में था, वो पेड़ में था या पानी में था, वो बिल बिल खोदने वाला था या बिल में देखा था। सो ये सब चीजें बहुत मैटर करता है सांप को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि हम लोग शायद डायरेक्टली सांप को आइडेंटिफाई इतना जल्दी से नहीं कर सकते, लेकिन उसकी जो आदत और आवाज ये सब हमको उसकी देखने से उसको पता चलता है। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि कैसे हम क्या क्या कैरेक्टर्स आपका देखना चाहिए उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। पहले जो हम एक ग्रुप में सांप को डिवाइड करते हैं, वो है सांप जिसकी बॉडी में, जिसके शरीर में धारियां है, धारियां में लंबा पट्टी। तो ये धारियों वाले सांप जो है, ये आपको काफी कभी दिख जाएंगे दिन में, और काफी लोग पतले भी होते हैं, और ज्यादातर धारियों वाले सांप जो है वो दिन में निकलते हैं। तो ये सारे जो सांप, मैक्सिमम जो सांप है जो धारिया वाला है, पीठ उसकी बॉडी के ऊपर में लंबा सा धारिया होता है, वो सारे जिस सांप जहरीला नहीं होते हैं। ये एक चीज हमको याद रखना पड़ेगा, जिसकी या हमारे उत्तराखंड में या जो मैक्सिमम हमारे हिमालय में जितना सारे सांप है जो दिन में दिखते हैं, जिसकी बॉडी में बहुत लंबे लंबे धारियां हैं, तो वो सांप मोस्ट लाइकली, मोर देन 90% चांस है उसको जहरीला नहीं है। फिर कुछ सांप हमने डिवाइड किया है जिसके बॉडी में, जिसके शरीर में पट्टियां हैं। तो ये पट्टियां भी बहुत तरह के हो सकता है, बहुत कलर के हो सकता है, लेकिन ये जो पट्टियां है जो सबसे इम्पोर्टेंट हमको आइडेंटिफाई करना है कि कोई जहरीला सांप में जो ये ऐसा पट्टियां है कि नहीं। तो ऐसा अगर पट्टियां आपको दिखाई देगा तो एक सांप है जो ब्लैक कलर का होता है, और उसकी बॉडी में ये जो पट्टियां होता है बिल्कुल व्हाइट कलर का, बिल्कुल राउंड पट्टियां होता है। तो इसको हम जहरीला, ये बहुत ही जहरीला सांप है, और हमारे जो सिटीज टाउन्स और हमारे विलेज में ये सांप मिलता है। इसको केरेट बोलते हैं, कॉमन केरेट। और कॉमन केरेट के जैसा बहुत सारे सांप दिखते हैं जो ये सब पट्टियां नहीं होता है। तो इनका, लेकिन आप देखिए जो डिफरेंस है, कॉमन केरेट का पट्टियां बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल आपको दिखाई देगा ये पट्टियां। लेकिन जो उल्फ स्नेक है, उसकी पट्टियां जो है वो बिल्कुल सीधा नहीं होता है, वो जिग जैग शेप का होता है, वो कंप्लीट नहीं होता है। तो ये डिफरेंस होता है पट्टियों का, तो आप अच्छे से देख सकते हैं। बहुत सारे सांप, जैसे दूसरा सांप भी है जिसमें पट्टियां होता है, जैसे बैंडेड क्रेट है, या कभी कभी आप किंग कोबरा में भी आप पट्टियां देख सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन कोई भी सांप जो रात में निकलता है, जिसकी बॉडी ब्लैक कलर का है और इसमें पट्टियां हैं, तो वो सांप मोस्ट लाइकली वो सांप जहरीला करेत होगा। तो इसीलिए वो सांप, आप अगर दिन में कोई सांप देखा और वो दिन में सांप चल रहा है या उसकी बॉडी में पट्टियां हैं, तो शायद वो सांप जहरीला नहीं हो सकता है, क्योंकि वो प्रेट नहीं भी हो सकता है। जैसे बहुत सारे कुकरी स्नेक होते हैं जिसमें बॉडी में पट्टियां होता है, और वो लेकिन कभी दिन में भी दिखाई देते हैं। बहुत सारे नेक्स्ट जो ग्रुप का सांप है वो धब्बे वाले हैं। सो ये धब्बा मीन्स कोई भी बड़ा सा ब्लॉच, इंग्लिश में उसको ब्लॉच बोलते हैं, इंग्लिश हम लोग उसको धब्बे बोल सकते हैं। तो धब्बे का दो तरह का होता है हमारे सांपों में, एक है नियमित धब्बे और एक अनियमित धब्बे। तो नियमित जो धब्बे है, मतलब उसका जो रेगुलर एक पैटर्न होता है धब्बों का, जो कोई भी सांप में मिलता है। अगर नियमित पैटर्न का कोई धब्बे वाला सांप देखा आपको, तो आप थोड़ा उसको केयरफुली लेना चाहिए, क्योंकि वो रसल्स वाइपर भी हो सकता है। रसल वाइपर जो है बहुत ही डेंजरस स्नेक है,
और उसका जो धब्बे होते हैं वो नियमित आकार के होते हैं। लेकिन बहुत सारे जो बिल्कुल जहरीला सांप नहीं है, उनका भी बहुत धब्बे होते हैं, लेकिन वो धब्बे अनियमित या उसका आकार का कोई साइज नहीं होता है, कोई भी आकार में वो धब्बे आते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं ये जो सैंड बोआ है, कॉमन सैंड बोआ बिल्कुल जहरीला नहीं है, लेकिन उसके बॉडी का जो धब्बे है वो बिल्कुल आकारहीन है, तो वो किसी भी साइज में आ सकता है। दूसरा जो हमारा सांप है जिसमें ये धब्बे होते हैं वो है पाइथन। तो ये पाइथन के धब्बे भी अनियमित धब्बे होते हैं और इसीलिए वो जहरीला नहीं है। लेकिन हमारे जो उत्तराखंड में या हिमालय में जो पाइथन मिलता है उसको हम बोलते हैं बर्मीज रॉक पाइथन। और बर्मीज रॉक पाइथन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका जो टंग है, उसका जो टंग वो डार्क ब्राउन कलर का होता है, उसका जो हेड का टॉप होता है वो भी डार्क कलर का होता है। इंडियन रॉक पाइथन में जो सर का ऊपरी भाग जो है वो पिंक कलर जैसे होता है, और उसका इंडियन रॉक पाइथन का टंग जो है वो भी पिंक कलर का होता है। तो ये बर्मिस पाइथन ज्यादातर हमारे यहाँ पे मिलता है। फिर आपको अगर और थोड़ा सांपों को पहचानना है तो आपको थोड़ा सा उनकी स्केल्स या शल्क के बारे में और थोड़ा जानना पड़ेगा, जो इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप इच्छा करेंगे तो आप जान सकते हैं। अम, जैसे ये दो स्नेक है, इसमें बहुत बड़ा एक आइडेंटिफिकेशन का प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग जो बिल्कुल जहरीला नहीं है, जैसे रेड स्नेक जिसको हम धामिनी भी बोलते हैं, उसको कोबरा समझ के मार देते हैं। तो ये बिल्कुल जहरीला नहीं है रेड स्नेक। तो ये एक चीजें हम देख सकते हैं बहुत कभी भी हमारे घर में या गांव में या जंगल में हमको सांपों का जो छाल है वो चेंज करता है, मोल्टिंग करता है, वो भी मिलता है। वो हमारे अगर घर में छोड़ के चला गया, उसका बोलते हैं कैचुली। तो वो कैचुली को देख के भी आप बोल सकते हैं कि आपके घर में या आपके जो यहाँ पे जो घूम रहा है वो सांप कोबरा है या रेड स्नेक है, अगर आप उसकी स्केल को या कैचुली को थोड़ा सा अच्छे से देखें। तो आप वो कैसे देख सकते हैं? जैसे रेड स्नेक का जो कैचुली है, जो स्केल है या शल्क है, वो लंबाई और चौड़ाई उसका सेम साइज का है। जो कैचुली रेड स्नेक का है उसका लंबाई और चौड़ाई एक एक स्केल का समान है। लेकिन वो कोबरा जो है उसका जो अधिक लंबा होता है स्केल चौड़ा से। तो अगर आप एक स्केल का थोड़ा देखेंगे अच्छे से, और अगर वो स्केल ज्यादा लंबा हुआ चौड़ा से, तो वो कोबरा का स्केल मोस्टली होगा। और अगर लंबाई और चौड़ाई समान है तो वो ज्यादातर रेड स्नेक का ही हो सकता है, क्योंकि ये दो सांप ही हमारे खेतों में, हमारे कभी कभी गाँव में आ जाते हैं। तो ये आप देख के हम उसको पहचान सकते हैं इनके स्केल। और एक चीज है, अगर आप फोटोग्राफ ले सकते हैं तो कोबरा और रेड स्नेक में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसकी मुंह, जो मुंह का जो शल्क है, वो देख के हम उनको पहचान सकते हैं। जैसे कोबरा में ये ब्लैक कलर का जो लाइन है आंखों के नीचे, वो नहीं होता है। और रेड स्नेक में ये व्हाइट एंड ब्लैक जेब्रा टाइप का पैटर्न होता है, वो देख के ही हमको पता चलता है कि वो रेड स्नेक है। तो ये चीज बहुत आप फोटोग्राफ से भी ये ब्लैक और व्हाइट कलर का कंट्रास्ट आप देख सकते हैं। और एक अभी हम लोग को ये भी पता करना है कि सांप कहाँ पे रहता है। तो हमने बोला कि आवास और उसके साथ उसका शरीर का गठन, ये सब चीजें हमको हेल्प करता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे आपने कोई सांप पेड़ में देखा, जो पेड़ में चढ़ रहा है या बहुत जल्दी से जा रहा है और जो बहुत ही लंबा उसकी बॉडी है, पतला है, लंबा है, तो आप बिल्कुल ये सोच सकते हैं कि ये सांप जहरीला नहीं है। क्योंकि हमारे हिमालय में कोई भी सांप ऐसा नहीं है जो पेड़ में चढ़ता है और बहुत ही पतला एंड लंबा होता है। तो ये
आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि ये सांप जहरीला नहीं हो सकता। और जो पैर में चढ़ने वाला जो सांप है, अगर आप थोड़ा क्लोजली देखेंगे तो उसके पेट की जो भाग है या पेट का जो शल्क है, उसमें बहुत ही खुरदरापन होता है, बहुत ही रफ होता है। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं, उस लाइन से आपको पता चलता है कि ये स्नेक कंप्लीटली आर्बोरियल, मतलब एकदम बिल्कुल वो पेड़ में ही रहने वाला सांप है। कभी कभी आपको कोई सांप मिलेगा जिसका ऐसा गठन होगा कि उसके आंख जो है वो सर के ऊपर के भाग में, उसका नाक जो है वो भी सर के ऊपर की भागों में दिखाई देता है, नाक और आंख। तो ऐसा अगर गठन है तो आपको ये पता चलेगा कि ये सांप पानी में रहने वाला है। ठीक है। और ये सब इंफॉर्मेशन जू में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जू में ये सब इंफॉर्मेशन सांप के गठन को देख के उसकी हम उसकी केज या जो उसका जहां पे रहता है उसका बना सकते हैं। एक जो पानी में रहने वाला सांप को हम मिट्टी में नहीं रख सकते, वो नहीं रहेगा वहां। तो ये सब चीजें बारीकी बारीकी से देखना चाहिए। कुछ कुछ सांप के आप अगर देखेंगे, उसका जो मुंह के अग्रभाग जो है, आ, उसमें उसमें एक स्केल होता है या एक शल्क होता है जो बहुत ही बड़ा होता है, जैसे हेलमेट जैसा। जैसे जो भी बाइक चलाता है वो तो हेलमेट पहनना पड़ेगा, क्योंकि उसको बचना है। तो ये जो सांप है, ये भूमिगत सांप है। वो कभी कभी मिट्टी के अंदर भी चले जाते हैं। तो अगर मिट्टी के अंदर चले गए तो उनको एक प्रोटेक्शन चाहिए उनके सर का। तो ये प्रोटेक्शन के लिए ये भगवान ने उनको हेलमेट बनाया है। तो एक्चुअली ये जो है, ये रोस्ट्रल स्केल बोलते हैं इनको। ठीक है, रोस्ट्रल स्केल बोलते हैं। और ये रोस्ट्रल स्केल, जो भी सांप में बहुत बड़ा रोस्ट्रल स्केल होता है, तो उसको हम पता चलता है कि ये सांप मिट्टी के ऊपर से ज्यादा नीचे ही ज्यादा जाना पसंद करता है, इसीलिए उसको ऐसा है, ऐसा उसके स्केल से। फिर आपको कुछ कुछ सांप है जो आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम होता है, देखने में वो जहरीला जैसा लगता है लेकिन वो जहरीला नहीं है। पर्टिकुलरली जो केरेट जैसे सांप है, उनको आइडेंटिफाई करने का थोड़ा मुश्किल होता है। तो अम, आप लोग अगर थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे तो आप इसको आइडेंटिफाई कर भी सकते हैं। जो आई है, आप देख सकते हैं इस फोटोग्राफ में, जो आई है दोनों सांपों में, ये आई के जो उनकी आंखों के और आंख और नाक, ये दोनों जो स्केल है, इसकी आंखों के आगे सिर्फ एक शल्क है। ओके, ऊपर का जो सांप है उसकी आंखों के आगे सिर्फ एक शल्क है। और जो नीचे का जो फोटो है सांप का, उसकी आंखों के आगे आपको देखेगा दो शल्क है यहाँ पे, और एक एक्स्ट्रा शल्क है। तो ये जो एक्स्ट्रा शल्क है उसको बोलते हैं लॉरियल स्केल। तो ये जो लॉरियल स्केल है बहुत ही छोटा स्केल है, लेकिन उसका पावर बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि ये जो लॉरियल स्केल है उससे हमको पता चलता है कि सांप जहरीला है कि नहीं। ये लॉरियल स्केल, क्रेक, कोबरा, जितना भी ये जो जहरीला सांप है, ये लॉरियल स्केल नहीं होता है। और लेकिन इनके जैसे देखने वाला जितना सांप है, जैसे वुल्फ स्नेक या दूसरा जो सांप है आपका, जो क्रेट जैसे दिखते हैं, इनमें ये लोरियल स्केल होता है। तो ये एक सिंपल चीज है जिससे हम फील्ड में उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो जहरीला है कि नहीं है। फिर आपको एक ग्रुप, अगर फॉरेस्ट में जाएंगे तो एक स्नेक का ग्रुप मिलेगा कि वो ग्रीन कलर का है। तो सारे ग्रीन कलर का सांप जहरीला नहीं है, लेकिन कुछ इनमें कुछ कुछ सांप होते हैं जिसका ग्रीन कलर है और वो जहरीला भी होते हैं। जैसे ये ऊपर का जो सांप आप देख रहे हैं, उनकी ये ग्रीन कलर का सांप है, लेकिन उसके जो सर का ऊपर का जो स्केल है या शल्क है, वो बहुत ही छोटा छोटा स्केल है। तो अगर कोई भी आपको उत्तराखंड में या हिमालय में ग्रीन कलर का सांप मिला जिसके सर के ऊपर का स्केल छोटा 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 है, उसको आप बोल सकते हैं कि ये जहरीला है, क्योंकि वो पिट वाइपर हो सकता है। वो पिट वाइपर का ये एक करेक्टर है। लेकिन और भी दूसरा ग्रीन कलर का स्नेक होता है जिसका उसके सर का जो ऊपर का जो स्केल है वो
छोटा नहीं है, वो बड़ा बड़ा है, तो ये नॉन वेनमस या जिसका जहरीला नहीं है। ये सिर का ऊपर का जो स्केल है वो बड़ा स्केल है, इसलिए वो जहरीला नहीं है, लेकिन दोनों का कलर ग्रीन। हमारे हिमालय में और एक बहुत स्पेशल स्नेक होता है, उसको हिमालयन पीट वाइपर बोलते हैं। वो एक ही सांप है जिसके शरीर वो मिट्टी में रेंगता है या छोटे छोटे टहनी में भी चढ़ता है। उसकी शरीर जो सर का जो स्केल है वो बड़ा बड़े होते हैं, लेकिन इसका कलर ग्रीन नहीं होता है। तो ये हम देख के पता कर सकते हैं ये हिमालयन पीट वाइपर। लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा कि सांप कौन से टाइम में निकलता है ये भी हम पता कर सकते हैं उसकी आंखों से। जैसे अगर कोई सांप है जिसका आंखें बिल्ली जैसा है, वर्टिकल प्यूपिल है उसका उसका वर्टिकल प्यूपिल होगा, तो ये रात में चढ़ने वाला सांप है। और कोई सांप अगर प्यूपिल जो है वो राउंड है जैसे हमारे जैसा है, तो वो दिन में चढ़ने वाला सांप है। तो अगर आप कोई भी रेस्क्यू हुआ या कोई भी सांप मिला जो रात का सांप है, उसको हम अगर छोड़ने जाएंगे तो वो रात को ही छोड़ना चाहिए, दिन में नहीं छोड़ना चाहिए। और सबसे बड़ा जो हमारे उत्तराखंड का सांप या हमारे पूरे इंडिया में या वर्ल्ड में सबसे बड़ा वेनमस स्नेक जो जहरीले जहरीले सांपों में सबसे बड़े होते हैं, और किंग कोबरा, ये भी हमारे हिमालय में काफी मिलता है। ये किंग कोबरा एक ही सांप है। आप लोग को पता होगा कि वो जो नेस्ट बनाता है और नेस्ट को प्रोटेक्ट भी करता है, वो फीमेल। हमारे नैनीताल में इसके ऊपर काफी शोध चल रहा है। इसके ऊपर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जिग्नासु डोलिया इन्होंने ये स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो सांप है इसको देखने से ही पता चलेगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा सांप है। और इसको देख के दूसरे सांपों को खाना या मॉनिटर लिजर्ड को खाना ही उनको अच्छा लगता है। ये तो हो गया है कि ओवरऑल जो स्नेक का जो हमारा जो एक एक तरह से हमको ट्राई करना चाहिए उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, कि हम बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। आजकल बहुत सारे वेबसाइट में या बुक्स में फोटोग्राफ्स मिलता है, वो सब देख के भी हम लोग को एक आइडिया होगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, हमको जहरीला सांप जो है उसका मेन कैरेक्टर जो है उसको आइडेंटिफाई उसका दिमाग में रखना पड़ेगा कि वो जहरीला जो हमारे चारों तरफ जहरीला सांप मिलता है, कोबरा, क्रेट, रसल वाइपर, जो पिट वाइपर्स हमारे हिमालय में जो है, वो वो सब कैसे दिखते हैं, कौन से टाइम में निकलते हैं, वो उनका मूवमेंट कैसा है, फास्ट मूविंग है या स्लो मूविंग है, ये सब चीजें हमको याद रखना पड़ेगा। हम हमेशा एक ही हमारा डर होता है कि सांप हमारे घर में ना आ जाए, सांप से कोई डेंजरस कोई सिचुएशन ना हो जाए। लेकिन ये जो दो फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इससे पता चलता है कि कभी कभी हम लोग सांप को इनवाइट करते हैं। सांप कभी हमारे घर में ऐसे नहीं आता है, सांप आता है चूहा खाने के लिए। और ये देखिए, कभी भी हम लोग क्या करते हैं, हमारे घरों के सामने लकड़ियां या कबाड़ या ईंटों का डिब्बा ऐसे चीजें रख देते हैं। तो इसमें क्या होता है, छिपकलियां, चूहा ये सब आता है, पनपता है, और उसी को खाने के लिए ही सांप आते हैं। और जब हम रात को ऐसे ही नंगे पैर निकल जाते हैं या विदाउट टॉर्च निकल जाते हैं, तो शायद सांप के ऊपर हम पेड़ देते हैं या हाथ दे देते हैं, जब लकड़ियां उठाते हैं तो सांप काट देता है उस टाइम में। तो एक्सीडेंट्स एक्चुअली हम ही एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं ऐसा। तो उसको अवॉइड करना चाहिए, ऐसा कोई भी कबाड़ या जो भी है ये सब चीजें जो चूहा पनपने देता है, वो सब चीजें घर के दूर रखना चाहिए। ये जो मानव और सांप का जो नकारात्मक एक संपर्क है, उसको हमको ट्राई करना पड़ेगा कि कैसे हम इसको खत्म करें। इसके लिए साइंटिफिक वे चाहिए। जैसे बहुत लोग सांप को पकड़ना चाहता है नॉन साइंटिफिक वे से, डब्बे से ढक के, या हम लोग देखते हैं कि कोई भी रेस्क्यू करने जाता है तो सांप को वो एक टोंग मिलता है लोकल मार्केट में, उससे बहुत जोर से दबा देते हैं उसको,
तो ऐसे अगर दबा देंगे तो सांप का हड्डी टूट जाएगा, लेकिन हमको पता नहीं चलेगा क्योंकि वो अंदर से टूटा हुआ होगा। जब आप सांप को छोड़ेंगे तो सांप चला जाएगा, लेकिन एक्चुअली वो सांप जिंदा नहीं रह सकता। तो हमारा तो मतलब में है कि उसको हम रेस्क्यू किया तो उसको बचाना है, लेकिन एक्चुअली हम लोग जानते नहीं है, इसलिए उसको वो अल्टीमेटली नहीं बच सकता है। तो ये सब चीजें हमको अवॉइड करना चाहिए, रॉन्ग रेस्क्यू प्रैक्टिसेस। तो स्नेक बाइट जो होता है उसको मैं बोलता हूँ कि प्रिवेंशन करना है, और वही सबसे अच्छा है। हमेशा जो सांप का जो सीजन है, फ्रॉम मार्च अप्रैल अप टू सितंबर, ये जो सीजन में हमेशा हमको जूता पहन के निकलना चाहिए, टॉर्च लेके रात को निकलना चाहिए, घर के पास मलबा नहीं जमा होने देना है, चूहे मुक्त रखना चाहिए, घर के अंदर मुर्गियां नहीं रखना चाहिए। अगर मुर्गियां और मुर्गियों के बच्चे रखेंगे तो सांप आ सकता है उसकी स्मेल से या उसकी साउंड से। मच्छरदानी, हाँ, बहुत सारे लोग गर्मियों में क्या होता है बाहर सो जाते हैं, मच्छरदानी लगा के सोना चाहिए, तो सांप से भी मुक्ति मिलेगा और मलेरिया से भी। अम, बाहर के मौसम, अगर बाढ़ में आजकल बहुत ज्यादा फ्लड हो जाता है कहीं पे भी, तो ऐसा होता है तो सांप कभी कभी आपके घर में भी आ सकता है, तो इसमें सावधानी बरतना चाहिए। सांप को पकड़ना, मारना, उसके साथ सेल्फी खींचना, आज का जो एक सोशल डिजीज है, वो सब नहीं करना चाहिए सांप के साथ। और हमेशा अगर बाई चांस स्नेक बाइट हो गया कभी भी, और आप सामने हैं या आप कुछ कर सकते हैं, डेफिनेटली आपका रोल उसमें होना चाहिए। ये सब चीजें आपको तो पता ही होगा, सब जगह में बोलते हैं कि चलने दौड़ने नहीं देना चाहिए, जितना हो सके पेशेंट को शांत करके रखना चाहिए, अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं देना चाहिए, टॉर्निकेट या जो सिनेमा में जैसे दिखाता है उसको सक करना, ये सब नहीं करना चाहिए। जितना जल्दी हो सके स्नेक बाइट विक्टिम को हॉस्पिटल में लेना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट हर हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई देता है एंटी स्नेक वेनम का। तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे हॉस्पिटल में होना चाहिए वो एंटी स्नेक वेनम, उसको लेना चाहिए। स्नेक बाइट अगर हो गया, आप लोगों ने सब ने शायद थ्री इडियट्स दिखा होगा मूवी, ये होना चाहिए जितना हो सके जल्दी आपको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए पेशेंट। तो अल्टीमेटली सरीसृपों को, हमारा जो मेन पॉइंट है कि सरीसृपों को हमको अम, बचाना है, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे परिस्थिति तंत्र के लिए। उनको पहचानना हमारा एक कर्तव्य है, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि हर सांप जहरीला है और हर सांप डेंजरस है। हमारे हिमालय में बहुत ही कम तरह का सांप है जिस जो जहरीला है, और सिर्फ 4-5 तरीके के सांप को हम अगर पहचान सकते हैं तो बाकी सारे सांप को हम बचा सकते हैं, लोगों को ये मैसेज दे सकते हैं, उसके लिए जागरूक बना सकते हैं। वैज्ञानिक ढंग से उनकी रेस्क्यू या रिहैबिलिटेशन, उसको रिलीज करना, हमको एक उसका संज्ञान लेना चाहिए। अवैध व्यापार कहीं पे हो रहा है स्नेक वेनम के ऊपर, अगर कोई तस्करी हो रहा है, स्नेक का स्किन सेल हो रहा है, या रेप्टाइल्स कहीं पे कोई बेच रहा है, टर्टल्स को कोई मार रहा है, तो उसकी रिपोर्ट्स करना चाहिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को करना चाहिए, लोकल पुलिस स्टेशन पे करना चाहिए। और उनकी जो परिस्थिति तंत्र में सरीसृपों का जो भूमिका है, उसको हमको हमेशा एक इम्पोर्टेंस देना चाहिए। तो यही मेरा मैसेज है आप लोगों से कि सरीसृपों को आइडेंटिफाई करना ज्यादा अम, अम, आप अगर थोड़ा ध्यान से उसको लेंगे तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर वैसे बटरफ्लाई या बर्ड्स के जैसा इतना इजी तो नहीं होगा, लेकिन आप फिर भी एटलीस्ट 10 या 15 सरीसृपों के बारे में तो आप डेफिनेटली जान सकते हैं, इतना कैपेसिटी तो आप में है ही। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस चांस, एंड सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच अभिजीत। आई थिंक अगर लोग क्वेश्चन पूछना चाहेंगे तो चैट बॉक्स में डालेंगे तो बहुत बढ़िया है। एक्चुअली थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे जो मैं आपको
पूछता हूँ। Yes, तो किसी ने मेरे को पूछा था, किसी ने चैट बॉक्स पे पूछा था कि डू स्नेक्स हैव बोन्स, तो मैंने बोला हाँ उनका बैकबोन होता है। तो किसी ने पूछा, ये मदिया ने पूछा, नहीं किसी और ने पूछा, हिमांशु ने, कि हाउ कम दे क्रॉल सो स्मूथली। ओके, अगर हड्डियां है तो। हाँ, अगर हड्डियां हैं तो वो कैसे इतना अच्छा इजीली क्रॉल कर सकते हैं। अच्छा, so is it a question? Okay, so I try to answer. So हड्डियां तो सांपों का है। इज इट ओके संजय? हाँ हाँ, इट्स फाइन, या, या हाँ। तो हड्डियां तो होते हैं उनकी बॉडी में, लेकिन हड्डियां बाहर में नहीं है, अंदर में होते हैं। और हड्डियों को कवर करता है बहुत सारे मसल्स। ओके, आप अगर बहुत बहुत सारे सांपों के प्रकार होते हैं, जैसे पाइथन है, उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग उनके मसल्स है। तो ये जो मसल्स है, वो एक्चुअली जो मिट्टियों के साथ संस्पर्श में आता है तो वो ही चलता है। तो एक्चुअली वो क्रॉल करते हैं इसीलिए उनकी मसल के कॉन्ट्रेक्शन या उसकी संकुचन से वो हड्डी तो अंदर रहता है। और इसीलिए आपको सांप का जो मूवमेंट है वो बहुत ही लचकदार मूवमेंट है, उसके ऊपर बहुत स्टडी हो चुका है। एक तो है सरपेंटाइन मोशन बोलते हैं, जो हम देखते हैं कि सांप को टिपिकल सांप के जैसा चलना। और एक है रेक्टिलिनियर प्रोग्रेशन, जो आप पाइथन में देखते हैं कि धीरे धीरे वो चलता है जैसे आर्थवर्म के जैसा। तो वो हंटिंग टाइम में वो चलता है, ऐसे करता है। लेकिन उसमें वो मसल का, उसकी मूवमेंट है, उसका मसल का रोल होता है, हड्डियों का रोल नहीं होता है। लेकिन हड्डियां उसको हेल्प करता है, क्योंकि हड्डियों की लचकदार जो उसका जो फॉर्मेशन है, उसके लिए उसको सॉफ्टनेस मिलता है फॉर बेंडिंग। तो ये तो बहुत ही बड़ा एक मॉर्फोलॉजी का एक क्वेश्चन है, जो बायोलॉजी ऑफ रेप्टाइल्स में आपको मिलेगा। जो कार्ल गांस, एक साइंटिस्ट थे, ही वर्कड अ लॉट ऑन मूवमेंट ऑफ स्नेक्स बेसिकली। थैंक यू अभिजीत। एक और क्वेश्चन आया है जो किसी ने जहर पे पूछा है, पर मैं इसको थोड़ा एक्सपैंड भी करूंगा जहर वाला। एक तो बहुत सारे लोग बोलते हैं पॉइजन, तो यस। पॉइजन और वेनम में क्या फर्क है, एक अच्छा। पहला सवाल। दूसरा, हम्म, किसी ने पूछा था कि स्नेक का जहर कितनी जल्दी ह्यूमन के बॉडी में फैलता है। रुचि भट्ट 8th क्लास की है, उसने पूछी थी। और हम्म, मैं इसमें ऐड करूंगा कि कौन से टाइप के वेनम्स होते हैं स्नेक्स में, क्योंकि अलग अलग स्नेक्स के अच्छा अलग वेनम होते हैं। अच्छा। तो वेनम और पॉइजन में एकदम सिंपल जो चीज आप डिफरेंट कर सकते हैं कि वेनम जो है उसका एक्शन मेनली इनिशिएट होता है जब वो ब्लड के टच में आता है। और पॉइजन जो है वो आपकी बॉडी के ऊपर से भी एक्शन है, वो चमड़े में भी गिर जाएगा तो भी एक्शन हो सकता है पॉइजन का। और स्नेक का जो वेनम है, वो वेनम डिलीवरी करता है, उसकी एक पूरा सिस्टम होता है, उसका वेनम ग्लैंड है। वेनम ग्लैंड कनेक्टेड है उसके दांत के साथ, उसको फैंग बोलते हैं। और दांत भी जैसे हमारे जो इंजेक्शन जैसे निडल वाला होता है, इसके अंदर में होलो होता है, तो उसी पूरा सिस्टम से उसको डिलीवर करता है। तो इसलिए स्नेक को वेनमस बोलते हैं, बिकॉज इट हैज द होल मैकेनिज्म। और अगर आप वेनम इज ऑल्सो ए प्रोटीन, अगर आपकी बॉडी में या मुंह में या पूरे इंटेस्टाइन में कोई भी आपका कोई बिल्कुल ओके है, कोई भी ब्लड का नो ऑप्शन नहीं है, कोई अल्सर नहीं है, तो आप वेनम का ड्रिंक भी कर सकते हैं, डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन ये होता नहीं है, कहीं ना कहीं वो ब्लड के टच में आ जाएगा और आने से ही वो एक्शन शुरू हो जाएगा। तो ये इसीलिए वेनम का और पॉइजन का ये डिफरेंस हम ऐसे बोल सकते हैं। मेनली स्नेक में जो है दो तरह का वेनम हमको मिलता है। एक है मेनली न्यूरोटॉक्सिक और मेनली हिमोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक मतलब हमारे जो नर्वस सिस्टम में इफेक्ट करने वाला जो जहर है। और हिमोटॉक्सिक मीन जो हमारे ब्लड सिस्टम में जो इफेक्ट करने वाला जहर है। जो ब्लड में जो इफेक्ट करता है वो एक्चुअली क्या है, हम आप अगर आपके हाथ काट जाएगा तो ब्लड निकलेगा और थोड़ी देर ब्लड क्लॉट हो जाएगा, ये नेचुरल प्रोसेस। लेकिन वो जहर क्या करता है, ब्लड को डाइल्यूट कर देता है बिल्कुल। तो आपके बॉडी में ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होगा और ब्लीडिंग होता रहेगा।
इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगा आपको, क्योंकि वो क्लॉट नहीं होगा तब। तो ये सब चीजें हिमोटॉक्सिक से होता है, जो वाइपर के वेनम में होता है मेनली। और जो कोबरा, क्रेक और इनका जो जहर है वो मेनली सॉरी न्यूरोटॉक्सिक है, वो हमारे नर्वस सिस्टम में इफेक्ट करता है। तो कोबरा जो है, नाम ही ऐसे बोलते हैं कि COBRA मीन्स, CO मीन्स कॉर्ड, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड, BRA मीन्स ब्रेन। सो कॉर्ड एंड ब्रेन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो वेनम में इफेक्ट करता है, वो कोबरा, इसी से उसका नाम पड़ा है। तो ये एक मेजर दो टाइप का जहर हमारे जहरीला सांपों में है। कितनी जल्दी फैलता है? थैंक्स अभिजीत। एक और क्वेश्चन है नवजोत कौर से, 9th क्लास की है, कि स्नेक्स का नेचर में रोल क्या है, और ओके, अगर खत्म हो जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा। दैट्स वेरी नाइस। स्नेक का नेचर में रोल क्या है? एक्चुअली दीज आर वेरी लार्ज साइंटिफिक क्वेश्चन, लेकिन जो हम नॉर्मली जो सोच सकते हैं, स्नेक अकेला ऐसा एक जानवर है जो चूहे को उसकी बिल में जाके खा सकता है। वैसे चूहे खाने वाले तो बहुत है, बर्ड्स भी चूहे खाते हैं, आउल्स भी चूहे खाते हैं, लेकिन ऐसा कोई जानवर नहीं है जो चूहे का छोटे से बिल में जाके उसको खा सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सांप का रोल है नेचर। और अगर चूहे ज्यादा हो जाएंगे, एक कैलकुलेशन आया था कि हमारे तो 1/3 ऑफ आवर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और प्रोड्यूस गेट्स लॉस्ट ड्यू टू रैट्स इन आवर एग्रीकल्चर। तो ये 1/3 तो कितना ज्यादा होगा। तो ये जो एग्रीकल्चरल फील्ड में जो रहते हैं, कोबरा, रेड स्नेक, रसल्स वाइपर, ये सारे सांप जो है, ये एक्चुअली मेनली चूहा ही खाते हैं। तो ये चूहा अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारा लॉस तो और होगा। और हम लोग क्या करेंगे, पेस्टिसाइड देंगे, और भी ज्यादा खाने में पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, ये सब होगा। तो एक जो बायोलॉजिकल कंट्रोल मैकेनिज्म है, वो पूरा टूट जाएगा अगर आप रेप्टाइल्स को या सांप को खत्म कर दे। वो एक बहुत बड़ा प्रीडेटर है। और सबसे बड़ा चीज जो है, सांप एक बहुत लॉन्ग लिविंग एनिमल है। हम लोग सोचते हैं कि अरे सांप को मार दिया तो खत्म हो गया, ऐसे तो नहीं है। एक टाइगर का लाइफ स्पेन 13-14 ईयर्स है, लेकिन एक कोबरा कैन लिव अप टू 20-25 ईयर्स। तो अगर एक 25 ईयर्स तक एक कोबरा चूहा खा रहा है, तो मतलब उसका कंट्रीब्यूशन हमारे इकोसिस्टम में बहुत ज्यादा है, इवन मे बी मोर देन अ टाइगर। थैंक्स अभिजीत। एक और क्वेश्चन था कि कौन से बुक्स, थोड़े बुक्स के बारे में बताइए हिमालयास की फॉर रेप्टाइल्स, क्या 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 लोग रेफर कर सकते हैं। देखिए, पहले तो जो एक आपको एक PDF मोबाइल में रखना चाहिए, बुक बाय संजय सौंदी एंड कार्तिकेयन वासुदेवन, रेप्टाइल्स ऑफ उत्तराखंड, सॉरी हार्पेटोफोना, रेप्टाइल्स इन एम्फीबिया और हार्पेटोफोना। रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, हाँ। So I think Sanjay can share that with all of you. ये एक बुक हमारे लोकल उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छा है, रेडी आइडेंटिफिकेशन के लिए। For a small handy book for the reptiles of India अवेलेबल है अमेजोन में, जो मैं और डॉक्टर इंद्रनील दास ने लिखा है। ये आपको अवेलेबल हो जाएगा अगर आप सर्च करेंगे तो। बाकी आपको कुछ टाइम या वेट करना पड़ेगा, इंडिया का बेस्ट स्नेक बुक आने वाला है, अशोक कैप्टन एंड रोम्यूलस विटेकर। दे उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट ईयर दे आर लॉन्चिंग दैट। तो ये स्नेक बुक आ जाएगा तो ऑल ऑफ यू कैन बाय, बट एज ऑफ नाउ स्नेक के लिए सबसे अच्छा बुक रोम्यूलस विटेकर एंड अशोक कैप्टन का स्नेक्स ऑफ इंडिया है। और आपका नॉर्थ ईस्ट बुक। Yes, that is okay. I forgot, but yeah, वो भी अगर PDF चाहिए तो I can send to Sanjay. He can share the group. Share to the group. अच्छा, तो एक और क्वेश्चन है कि हाउ टू कैच अ स्नेक विदाउट एक्सपीरियंस एंड नॉट हार्म इट एंड लेट इट गो बैक इन नेचर। मैं तो पहले बोलूंगा कि without experience we should not catch a snake, because snake catching is a professional thing. Although कोई भी पकड़ सकता है, but that is not professional. और वो भी है कि स्नेक हमारे इंडिया में अभी सभी स्नेक प्रोटेक्टेड भी है।
तो इसके लिए आपको एक ऑथराइजेशन चाहिए. तो बेसिकली दिस इज एन एक्सपर्ट जॉब. लेट इट बी डन बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और एनीबडी हु आर ऑथराइज्ड टू डू दैट. लेकिन हम डेफिनेटली उसको हार्म करने से रोक सकते हैं और लेट इट गो कर सकते हैं. अगर कुछ हम सिंपल प्रोसेस हुआ, जैसे अगर किसी के घर में सांप घुस गया, तो हम लोग डेफिनेटली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल कर सकते हैं. लेकिन वो अगर लेट हुआ और ऑल दिस, तो हम लोग एक मेथड है, उसको पाइप मेथड बोल सकते हैं. आप वो यूट्यूब में भी देख सकते हैं. वो क्या होता है कि कोई भी लंबा एक बैग के साथ एक जो पीवीसी पाइप है उसको लगा के कोई भी वॉल के साइड में उसको सटा के उसको लगा देते हैं. और सांप क्या करता है, सांप सोचता है कि वो एक होल है, उसका बिल है, तो उसमें वो चला जाता है. फिर उसी बैग को हम उसको बांध के वी कैन टेक इट आउट. तो हम लोग उसको हैंडल करने का जरूरत नहीं है. विदाउट हैंडलिंग हम लोग सांप को कभी भी ऐसे बैग में डाल के बाहर छोड़ सकते हैं. अगर आपको स्नेक के बारे में सीखना है, उसको हैंडलिंग करना है, तो आप यू कैन be in touch with forest department. You can have some training also in that case. But definitely if you can do it, you can save some snake, then it will be really good. Because लोग तो सांप को देखने से उनको नेगेटिव फीलिंग आता है. एक और क्वेश्चन था अभिजीत. हाउ मेनी venomous snakes are there in India? Total snakes in India and venomous snakes in India. So the numbers are changing always, but I think total snakes in India will be um, around 320 के आसपास होगा. I cannot tell you the exact figure, but yeah, that is the number. And the species are being added, mainly जो lost species और जो new species है. Or total snake in Himalaya, you say? Or total venomous snakes out oh, of okay. total Venomous snake, again, it will be, yeah, I mean, अगर आप sea snake को लेंगे तो the number will something around 60 to 70 venomous snake in India. But yeah, this is simple. You can go and see any database. Right. So there are lots of questions on venomous snakes and stuff like that. मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि एटलीस्ट उत्तराखंड के लिए अभिजीत और मैंने आई थिंक लास्ट ईयर या ईयर बिफोर लास्ट हमने एक पोस्टर बनाया है हिंदी और इंग्लिश में अबाउट कॉमन स्नेक्स इन उत्तराखंड एंड कॉमन वेनमस स्नेक्स इन उत्तराखंड. तो अगर कोई चाहता है हम वो पोस्टर आपको भेज सकते हैं पीडीएफ या जेपेग फॉर्म में. एक और क्वेश्चन है अभिजीत. व्हाट आर द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया फॉर पीएचडी इन herpetology? I mean, is interested in evolution, ecology, and behavior of reptiles, and looking for a good place to start JRA for PhD in herpetology. ये क्वेश्चन पूछा है शौनक पत्रिकार ने. Which is the best institute in herpetology? हाँ. Oh, okay. Ecology, evolution का interest है. Okay, okay. So there are many actually, but that more than institution, it like I think I should recommend you to go with the person who is more doing such kind of stuff. For example, in IISc, you have people like Karthik Shankar, who is more into evolutionary research, as well as if you want to study venom aspect, then Karthik Sunagar, both Karthik are there. And then you have, if you are more interested into like, understanding or like the basic biogeographical aspect, then you have people like Aniruddha Dattara in ICER Bhubaneswar. We are trying to understand diversity and distribution of snake, particularly in Himalayan region, and also trying to do a bit more of their ecology. But then because our main focus is to, in exploratory research. So as of now, but maybe at a later point of time, we can also initiate some more evolutionary based research when we are done with our sampling. Yes, there are, but one thing is that, one of the challenge working with snakes, particularly, I can say is that the sample size matters, because
सांप को फॉरेस्ट में जाके मिलना या उनको सैंपल करना एंड मल्टीपल सैंपल, it's a very tedious job. So unless and until you have a very good research permission from different agencies, as well as a very strong field based project, स्नेक के ऊपर बहुत लार्ज स्केल में रिसर्च प्लान करना एक बहुत चैलेंजिंग टास्क. सो आई थिंक snake is not a very good scientific model for um, various kind of research objectives, although they may be good for evolutionary and um, um, evolutionary and morphological research, but maybe not that good model for ecological research. Thanks, Abhijit. Shivani has asked a question. Is it true that snakes are attracted to smell like jasmine and night queen? Bolo. I don't know. I have a jasmine and I have planted all these plants thinking that snake will come. नहीं नहीं आया कुछ. But what I feel is that these plants are really bushy, and so what happened is that because they make a very nice bushy thing, and I have seen a lot of birds. They also make nest in those plants, particularly munias and smaller birds, because of that bushiness. So maybe this is one of the reason that snakes either find those trees a very nice cool place to cool them off during a hot summer day, or they may be following their prey because they will must be nesting in those areas, particularly in the night boigas and um, you know and generally we plant those trees near our house. So this provide a ecotonal habitat because many geckos, many other things also come which live in our house. So maybe that is one reason. I am not sure about it much. तो एक और क्वेश्चन कि कि स्नेक्स विंटर में क्यों नहीं दिखते हैं? डू दे हाइबरनेट? Yes, I should say in some parts, but what happened is that in some area, mainly low-lying areas, there is no true hibernation per se, but definitely there is a seize. उनका जो movement होता है वो seize हो जाता है, and they do not move at that point of time because they need not to move much because it's not a good time even for food and mating also. So but if you go to higher elevation area in Uttarakhand or Himalaya, in that context where you can go more than 1000 meter elevation, in those area, definitely snake go for a long sleep or you can say hibernation, particularly Himalayan pit viper, जो even 3000 to 4000 meter के elevation में भी मिलता है. That is a perfect organism where hibernation occurs. And this is a fantastic group of animal where even such kind of studies can be made with respect to hibernation research. I think this is a good organism. But I have seen in low elevation area during winter, snake just when the sun comes out, snake just come out near their hole or wherever they are residing, and then when the sun goes back, they just go inside. So they do not move at that point of time. Their movement starts with the onset of March, April, mainly for mating purpose. आई थिंक अभिजीत विल वन और टू लास्ट क्वेश्चंस, नहीं तो ये Yeah. कभी एंड नहीं होगा. पर कमलेश आथवाल ने पूछा है कि आई हैव नोटिस्ड अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन स्नेक साइटिंग्स इन आवर नेबरहुड इन तेराई रीजन. व्हाट कुड बी द रीजंस बिहाइंड देयर डिसअपीयरेंस एंड रेयर विजिबिलिटी इन आवर एरिया? Yeah, I know because I think similar kind of observation I also have in WIA campus. In past 3 years, I have seen one cobra. So I think as I have mentioned once, that snake has a long life. They are long-lived animals, and persecution with together with things like rapid roadkill mortality, especially might have contributed a lot to the decline in local snake fauna.
क्या हो रहा है कि बहुत सारे सांपों को तो लोग तो ये तो मारते ही हैं, और चारों तरफ रोड्स बन रहे हैं और रोड्स में ट्रैफिक ज्यादा हो रहा है, तो कभी ना कभी सांप तो रोड्स में आता है, और बहुत सारे सांप को रोड किल भी होता है, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग रेनी सीजन। और बोथ डे एंड नाइट स्नेक, बिकॉज रात में तो सांप रोड में आते हैं हिट लेने के लिए। तो ये एक कारण हो सकता है, लेकिन हमारे पास क्वांटिफाइड डाटा नहीं है कि सांप का डिक्लाइन कितना हुआ है, क्योंकि कोई बेसलाइन था ही नहीं कभी। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, लेकिन ऐसा भी है कि कोई हमारा जो कुछ स्नेकों का पॉपुलेशन शायद डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि कोई कोई सांप का पॉपुलेशन इंक्रीज भी हो सकता है। जैसे कुछ कुछ सांप होता है कि जहरीला सांप होता है और बहुत वाइड स्प्रेड है, बहुत कॉमन होता है इंडिया के बहुत जगह जगहों में, उन लोगों का अभी हम लोग सुन रहे हैं कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, रसल वाइपर का साइटिंग इंडिया के काफी जगहों में, जो रसल वाइपर कभी नहीं थे, उनका रिकॉर्ड्स अभी ज्यादा मिल रहा है, ज्यादा स्नेक बाइट हो रहा है, डेंजरस लोग मर रहे हैं ऐसे टाइप। तो ऐसा हो रहा है कि कुछ कुछ सांप खत्म हो रहे हैं और उनकी जगह कोई दूसरा सांप लेके ले रहा है, तो ये भी हो सकता है। बट उसके लिए हमको और भी डिटेल लॉन्ग टर्म साइंटिफिक डाटा चाहिए। तो एक और क्वेश्चन अरुण गुलाटी ने पूछा है, इफ यू एग्री दैट स्नेक्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, then we should avoid using poisons to kill rats because they are prey for birds and reptiles. So how do you control rat populations अगर सांपों पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं चाहना लाना चाह रहे हैं? टफ वन। But I just cannot get the question. Means, can you? मतलब कि what is the better way to control rat populations instead of using poisons? I would say more snakes. Yes. So basically, I think, yeah, rat population को कंट्रोल करना, हम लोग पॉइजन मेनली हम लोग घर में या उसमें ये कर रहे हैं। बट व्हाट आई कैन से इज दैट rat population we need not to control in the field or in nature, because that's again part of nature. But what we need to do is that rat population को कंट्रोल करना चाहिए हमारे घर में, क्योंकि हमारे घर में rat population increase means गंदगी, या you know the more what is called, we need more cleanliness actually to clean up rats. So घर में we can have that, but in nature there is no need. I am not of the opinion that we should apply poison to apply rat, because there are enough natural predators of rat there. If the rats are out, they are the most favorite food for so many things. अच्छा अभिजीत, लास्ट क्वेश्चन आई एम एक्चुअली किसी ने पूछा है यहाँ पे, सो आई विल आस्क एक्चुअली टू क्वेश्चंस इन दिस, दो सवाल। एक किसी ने पूछा है कि डू स्नेक स्पिट वेनम विद एवरी बाइट, और दूसरा एक कॉमन मिथ है कि वो सांप को दूध पिलाना चाहिए या नहीं। बोथ दीज मिथ्स को अगर एड्रेस करो Yes. तो बढ़िया तो रहेगा। बेसिकली सांप का स्पीटिंग, हमारे स्पीटिंग कोबरा तो इंडिया में नहीं है जो एग्जैक्टली स्पीड करता है, जो एवोल्यूशन भी हुआ है उसको स्पीड करने के लिए। बट हमारे इंडिया में एक स्नेक है जिसको मोनोसिलेट कोबरा बोलते हैं, जो उत्तराखंड से शायद कुछ रिकॉर्ड है, उत्तर प्रदेश के बहुत ही करीबी जगहों में। और ये मोनोसिलेट कोबरा इज वेरी एग्रेसिव वेनमस स्नेक। तो वो क्या करता है, जब बाइट करता है तो बड़ा जो लार्ज साइज का मोनोसिलेट कोबरा, देयर आर सर्टेन वेनम समटाइम्स दे कम आउट। So it is not actually spitting, but it's just because of the thrust. वो जो इतना thrust दिया है उसके लिए venom quantity वो निकल जाता है। But there is no spitting of venom so far, exact spitting of venom so far by Indian snakes. और जो है सांप को दूध पिलाने वाला जो काम है वो ये तो completely wrong है, and then it is also a false notion कि snake दूध पीता है, बिकॉज स्नेक का जो टंग है वो पीने वाला नहीं है कुछ भी, इट कैनॉट सक और कैनॉट इवन ड्रिंक। सो क्या होता है कि पहले पहले जमाने में जब वो सांप का खेल दिखाते थे लोग, तो वो लोग क्या करते थे कि सांप को बहुत दिन विदाउट वाटर
कुछ भी ना दे के रखते थे, और फिर सांप नाग पंचमी में सांप और दूध लेके निकालते थे तो दिखाते थे कि लोगों को सांप दूध पी रहा है, बट बेसिकली सांप दूध नहीं पी रहा है, बट snake is just quenching his thirst because it is very thirsty for many days, and snake milk is a liquid, so they may be trying to drink it as thinking it is a water or liquid thing. So yahi hai, but there is no other capacity that snake like to drink milk or snake can drink or suck milk. They do not have that capacity. So इनफैक्ट वो डाइजेस्ट भी नहीं कर पाते हैं, अगर हाँ, मतलब that मिल्क और डाइजेशन भी प्रॉब्लम है। हाँ, तो आई because थिंक snake is क्वेश्चन आते जा रहे हैं। ओके, चलो एक दो और ले लेते हैं। खुशी और शीतल ने पूछा कि स्नेक्स डू नॉट हैव ईयर्स, सो हाउ डू दे हियर और डू दे गेट सेंसेशन? okay. So basically that's very interesting aspect. Snake का mainly जो होता है vibration से उनको they listen this their basically they perceive the sound. And another जो उनका main sensory organ जो है that is basically their tongue. तो आप सांप को देखेंगे तो all the time they are flicking their tongue. तो basically tongue में वो जो particles है environment का, वो chemical particles stuck होता है, and then they know that what is there around. But जो सुनने वाला जो है that basically they receive from lower jaw. That's what scientists have found, and through their ventral scales. ये मेन उनका जो है वो रिसीवर। तो ये एक बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। जब हम रेस्क्यू करने जाते हैं सांप को, तो हम लोग बोलते हैं कि बातें मत करो, बट हम लोग दौड़ते रहते हैं, साउंड सामान इधर उधर करते रहते हैं, लेकिन वो उल्टा करना चाहिए। हम बात करेंगे तो सांप सुनेगा नहीं, लेकिन कोई भी वाइब्रेशन हो जाएगा तो सांप सुन लेगा। बेसिकली उल्टा करना चाहिए, बात करिए लेकिन कोई वाइब्रेशन क्रिएट मत कीजिए ताकि सांप भाग जाए उधर से। सो आई थिंक थैंक यू अभिजीत। अभी भी Yes. क्वेश्चन आते जा रहे हैं, बट आई थिंक हमको किसी ना किसी पॉइंट इन टाइम इसको एंड करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत अच्छा सेशन रहा, एंड आई होप, आई थिंक मोर देन 100 पीपल हैड जॉइंड। आई थिंक 120 लोग थे। तो होपफुली लोगों को ये इंटरेस्टिंग लगा। एंड जैसे मैंने चैट्स में भी कहा, इसका रिकॉर्डिंग हम विकल्प संगम के वेबसाइट पे डालने वाले हैं, और ये पूरा सीरीज का रिकॉर्डिंग्स रहेंगे। तो वो रिसोर्स, अगर किसी को रिसोर्स मतलब बाद में भी देखना है तो वो डाउनलोड करके देख सकते हैं। बट तो अभिजीत, थैंक यू वेरी मच, आपने Yeah, इतना टाइम लिया, पूरा हिंदी में प्रेजेंटेशन बनाया। आई थिंक सबको बहुत बढ़िया लगा, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए। सो थैंक यू वेरी मच। thank you, थैंक्स and yeah, okay, bye Sanjay, bye, take care. थैंक यू Thank you, वेरी मच। Abhijit. Thank you थैंक यू so much. एवरीवन फॉर पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो कि इतना इंटरेस्ट दिखाया, इतने क्वेश्चंस पूछे। थैंक यू वेरी मच। विकल्प संगम टीम, रिजुता, आकांक्षा, you want to add anything? No, thank you, Sanjay. Thank you, everyone, for joining and having such an interesting session. Uh, I think it was a great start to upcoming sessions. Thanks. Yeah. थैंक यू एवरीवन। थैंक्स अभिजीत। गुड बाय, हम लोग टच में रहेंगे। थैंक यू।